जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ईसीजी क्रैश कोर्स का पार्ट 2 है जो वो हम एक्सप्लेन करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पार्ट 1 है वो एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने बेसिक पढ़ा था कि किस तरीके से जो कार्डियक कंडक्शन होती है, और देन हमने एक्सप्लेन किया था जो मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल है, एंड देन वेव फॉर्म के किस तरीके से जो वेव है वो फॉर्म होती है, एंड लास्ट वी ब्रीफली एक्सप्लेन द लीड प्लेसमेंट. So in this video lecture we will explain and we will discuss the cardiac arrhythmias. So here we have our learning objectives. Classify the cardiac arrhythmias, explain the mechanism of cardiac arrhythmias including abnormal impulses, formation and conduction abnormality, identify and interpret the sinus arrhythmia on an ECG including the normal sinus rhythm, sinus tachycardia, sinus bradycardia, tachycardia and sinus arrhythmia and tachybrady syndrome. Recognize and interpret atrial arrhythmia on ECG including the atrial tachycardia, atrial flutter and atrial fibrillation. Recognize and interpret junctional arrhythmia on ECG including the junctional tachycardia, bradycardia. Recognize and interpret. अच्छा, बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट जो एरिथमियाज है जिसकी क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ेंगे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इजी फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, कि किस तरीके से ये जो एरिथमिया है वो होती है और किस तरीके से हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं. ओके, सो ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है, लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्डियक एरिथमिया आर डिफाइंड एज व्हेन द हार्ट डिविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल रिदम. अब नॉर्मल रिदम का आपको कैसे पता होगा? अच्छा, इसके कुछ मतलब आप कह सकते हैं कि क्राइटेरिया है. सबसे पहले जो हार्ट रेट है वो होगा बिटवीन 60 to 100 बीट्स पर मिनट. ठीक है, अगर आप एडल्ट है तो एडल्ट का जो हार्ट रेट है इट शुड बी बिटवीन 60 to 100 बीट्स पर मिनट. ये पहला क्राइटेरिया है. दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो ओरिजिन है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का जो ओरिजिन है, जो कंडक्शन का, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का, वो होगा SA नोड. SA नोड फायर करेगा तो जितना जो हार्ट है, जो एट्रिया है, वेंट्रिकल्स है, तभी वो डिपोलराइज करेगी और तभी वो कंट्रैक्ट करेगी और ब्लड को वो पास करेगी टू लंग्स को एंड देन बॉडी को. ठीक है. तीसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो कार्डियक इम्पल्सेस है तो वो जो है, जो नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है, जिस तरीके से ऐसे नोड फायर करता है वो AV नोड के जरिए नीचे जाता है, बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड परकंजी फाइबर एंड देन इट कंट्रैक्ट. ठीक है, तो ये नॉर्मल पाथवे होना चाहिए. ठीक है. एंड फोर्थ वन, वेलोसिटी इसकी होनी चाहिए सेम. ठीक है. सो इस जो से जब हार्ट डिविएट होगा तो हम उसे एरिथमिया कहेंगे. ठीक है. अब उसमें टेकी एरिथमिया है जिसमें हार्ट रेट ज़्यादा होगा और ब्रेडी एरिथमिया जिसमें हार्ट रेट कम होगा. ठीक है. सो इफ़ द हार्ट रेट इज समवेयर बिटवीन 100 to 150, दिस कैन बी सिंपली कॉल्ड सिंपल टेकी एरिथमियाज. But if the heart rate is somewhere between 150 to 250, this is called paroxysmal tachyarrhythmia because usually it suddenly appears and then disappear. Due to this reason, we call it paroxysmal tachyarrhythmia. And then again, and then of course, if the heart rate is somewhere between 250 to 350, then then we call it flutter, right? Atrial flutter and ventricular flutter. But if the heart rate is more than 350, that is called fibrillation, whether it is atrial or whether it is ventricular, right? And then bradyarrhythmia. माइल्ड ब्रेडियरिथमिया जिसमें आपका जो हार्ट रेट है वो होगा समवेयर बिटवीन 40 to 60. ठीक है. मॉडरेट में आपका जो हार्ट रेट होगा वो होगा 20 to 40 एंड सिवियर जो ब्रेडियरिथमिया है उसमें हार्ट रेट होगा 20 से नीचे. Now another way to classify the cardiac abnormal rhythm, the second way is according to the main site where the abnormal rhythm are generated, such as SA node, we call it sinus arrhythmia, atria, so we call it atrial arrhythmia, and AV node, so we call it junctional arrhythmia, nodal arrhythmia, right? And of course ventricle, so we call it ventricular arrhythmia. So some people lumps the three arrhythmia together, such as sinus, atrial and junctional, and call it supraventricular tachyarrhythmia. Now basically there are three mechanism, और इस 3 mechanism की वजह से जो कार्डियक एरिथमिया है वो होती है. ठीक है. इंक्रीज automaticity, trigger automaticity and re-entry. So let's discuss the first one. Now let's discuss the first one, increase automaticity, right? So what's really happened that SA node work as a pacemaker.
बिकॉज इट हैज़ द टेंडेंसी टू अंडरगो डीपोलराइजेशन। और आपको जो नज़र आ रहा है ये एक फॉर एग्जांपल ये एक एस एनोड है, ठीक है। सो now this is the electrical activity of the SA node. In SA node, many cell has a leaky sodium channel. So when the sodium trickles into the SA nodal cell, the resting membrane potential cannot really rest because the incoming sodium will take the resting membrane potential toward the threshold potential, right? So it will leads to the opening of the voltage gated calcium channel, because here the depolarization is calcium dependent, जिसकी वजह से बहुत सारा जो कैल्शियम है वो सेल के अंदर आ जाएगा। देयर विल बी लॉट्स ऑफ केटाइन। और क्या होगा कि जब डीपोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है, तो डायरेक्टली जो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे और पोटाशियम सेल से बाहर जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन होगी, ठीक है। नाउ ये तो हमने नॉर्मल फिनोमेना के बारे में बात की। अब इसकी ऑटोमेटिसिटी किस तरीके से इंक्रीज होगी? अब उसका एक लेट्स सपोज एक तरीका यही है कि जब आप जो एसए नोड है उसको स्टिमुलेट करते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन से। अब देखिए, आप एसए नोड के सेल के ऊपर जो है एक रिसेप्टर है जिसे हम कहते हैं बीटा 1 रिसेप्टर, ठीक है, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अब जब एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होता है तो उसके साथ बाइंड करता है, और जब वो बाइंड करते हैं तो क्या होता है कि वो स्टिमुलेट करता है इंट्रासेलुलर जो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन होते हैं, विच एवेंचुअली लीड्स टू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ सम एडिशनल कैल्शियम चैनल्स एंड एडिशनल कैल्शियम आयंस विल कम इनटू द सेल। अब एपिनेफ्रिन ने यहाँ पर क्या किया कि जो टिश्यू थे सेल के उसमें उसको लोड कर दिया एक्स्ट्रा कैल्शियम से, ठीक है। और जब ये कैल्शियम क्या क्या करेंगे आपके दिस कैल्शियम हेल्प द सेल टू मूव टुवर्ड द threshold potential more rapidly and there is a more frequent production of the action potential, जो कि इस आपको जो रेड वाला लाइन है इसमें आपको नजर आ रहा है, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज ट्रिगर ऑटोमेटिसिटी, ठीक है। ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये वेंट्रिकुलर सेल की जो डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन है, ये इसकी एक पिक्चर है, ठीक है। अब नॉर्मली होता क्या है कि एक सेल के जरिए दूसरे सेल में थ्रू विंडोज, ठीक है, जिसे हम गैप जंक्शंस कहते हैं, कुछ सोडियम जो है वो आ जाते हैं और वो सोडियम जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ ले जाते हैं, जिसके बाद जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वो ओपन हो जाते हैं तो बहुत सारे सोडियम जो है वो सेल के अंदर आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जब वहाँ पर जो डीपोलराइजेशन करंट प्रोड्यूस होगा और डीपोलराइजेशन हो जाएगी तो फिर वहाँ पर जो पोटाशियम चैनल है, जो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल है, वो डीपोलराइजेशन करंट की वजह से ओपन हो जाएगी और पोटाशियम सेल से बाहर जाना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सेल जो है वो वापस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ आ जाएगा। तो जैसे ही ये ज़ीरो पर आ जाएगा तो जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, सो द सेल विल गेन द केटाइन इन द पाम ऑफ द कैल्शियम एंड द सेल विल आल्सो लूज द केटाइन इन द पाम ऑफ पोटाशियम। तो सो वहाँ पर जो नेट चेंजेस कोई भी नहीं होगी, तो वहाँ पर हमें ये जो लाइन है ये अफेयर ये इसको इंडिकेट करती है कि कोई भी नेट मूवमेंट नहीं हो रही वहाँ पर, ठीक है। इसे हम प्लेट्यू कहते हैं। एंड देन एक पेज आएगा जहाँ पर जो कैल्शियम चैनल है वो बंद हो जाएगी और बहुत सारा जो पोटाशियम है वो सेल से बाहर जाएगा, जिसकी वजह से अगेन रिपोलराइजेशन हो जाएगी। नाउ प्रॉब्लम अब कहाँ पर है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक इस्केमिक हार्ट डिसीज़ में क्या होता है कि आपके जो सेल्स होते हैं मायोकार्डियल के वो इंजर्ड हो जाते हैं या उसमें इस्कीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि वो पोटाशियम या वो जो है वो कैल्शियम को गेन कर लेते हैं, बहुत सारा कैल्शियम उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और जब सेल इस्कीमिक होता है तो एटीपेज जो है वो काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो कैल्शियम से लोड हो जाता है, ठीक है। और जो भी जो कैल्शियम है या सोडियम है उससे लोड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाती है और एबनॉर्मल जो रिदम है वहाँ पर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो सेल अभी रीपोलराइजेशन के पेज में जा रहे हैं और डायरेक्टली वहाँ से अगेन डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई, जिसे हम कहते हैं अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन। अर्ली का मतलब है कि ये पहले शुरू हुआ, इसने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसने जो पोटेंशियल थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन इसने गेन नहीं की थी, ठीक है। और आफ्टर का मतलब यही है कि डीपोलराइजेशन के बाद शुरू हो गया दूसरा डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन। और जो दूसरा एग्जांपल है जिसे हम डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है कि आपके जो केटाइंस है, ठीक है,
तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रेस्ट नहीं करने देते और वहाँ पर फ्लक्चुएशंस हो जाती है। तो समटाइम्स वो जो है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को टच करते हैं और जैसे ही उसको टच करते हैं तो अगेन डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो वहाँ पर शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी। Now the third concept is re-entry or circus movement. So now let's understand that how re-entry can produce the problem. Now let's suppose there is a piece of myocardium, and in this piece there is some area which is electrically not excitable. For example, there is a scar in the myocardium. Now if the electrical stimulus come and it starts moving around the electrically resistant area, and when it moves around and if they meet each other at the same time and they cannot re-enter, so they have to move forward. Now let's look at the another example. यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, जो स्कार था, जो मायोकार्डियम का जो पीस था जहाँ पर डैमेज था, तो वहाँ पर कुछ सिग्नल इस साइड पर आए और कुछ सिग्नल जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर आए। अब यहाँ पर ब्लॉकेज है, तो जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो आगे मूव नहीं हो रहे। तो जो लेफ्ट वाले सिग्नल है तो वो आए और जैसे ही इसने सेंस किया कि अगेन वहाँ पर कुछ जो सेल्स है वो एक्साइटेबल है, तो उसने जो जो डेड एरिया है उसको क्रॉस किया और वहाँ पर सर्कस मूवमेंट स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसे हम कहते हैं सर्कस मूवमेंट। और विथ ईच मूवमेंट ये क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल फायरिंग करते हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रिकल फायरिंग करते हैं हर सर्कस मूवमेंट के बाद, तो ये क्या करते हैं कि जो मायोकार्डियल टिश्यू है उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से एरिथमिया यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द साइनस एरिथमिया इन ईसीजी। द साइनस एरिथमिया, साइनस मीन एसए नोड, वो एरिथमिया जो कि एसए नोड से जनरेट हो रहे हो तो इसे हम कहते हैं साइनस एरिथमिया। ठीक है, और इसे हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो यहाँ पर जो पैटर्न मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजिकल साइनस एरिथमिया। फिजियोलॉजिकल साइनस एरिथमिया बेसिकली एक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि हर इंसान में होता है, जिसका हार्ट और जिसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है वो नॉर्मल हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हार्ट इज़ ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरासिम्पैथेटिक फ्लो विच इज़ कॉल्ड द वेगस दैट कंट्रोल्स द ऑटोमेटिसिटी ऑफ द एसए नोड एंड एवी नोड। नाउ व्हाट्स रियली हैपेंड हियर। नाउ अब वेगस क्या करता है कि जो फाइनल न्यूरॉन है जो कि रिलीज़ करते हैं एसिटाइलकोलिन को, जो कि एसए नोड पर जहाँ पर इनर्वेशन हुई है, सो जैसे ही वो रिलीज़ करते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो इनहिबिटरी है। ठीक है, जैसे ये एसए नोड को स्टिमुलेट करता है तो हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, एंड जैसे इसकी स्टिमुलेशन ख़त्म हो जाती है तो हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। ना अब ये फ्लक्चुएशंस हम जब सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, उससे भी होती है। इस तरीके से जब हम इंस्पायर करते हैं तो जो वेगस नर्व है वो इनहिबिट हो जाता है, तो वो एसए नोड को स्टिमुलेट नहीं करता, जिसकी वजह से जो हार्ट रेट है उसमें फ्लक्चुएशन आ जाती है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम एक्सपायर करते हैं, हम एक्सपायरेशन करते हैं, तो अगेन वो जो वेगस नर्व है उसको स्टिमुलेट करता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करता है एंड देन इट स्लोज डाउन द हार्ट। नाउ अगर कोई पेशेंट है उसकी अगर हमने ईसीजी करनी है या ईसीजी पे के मशीन पे हमने इसे डाल दिया, तो ईसीजी का जो पैटर्न है वो R2R जो इंटरवल है वो थोड़ा कम होगा अगर ये इंस्पायरेशन के पेज में लिया जाए ईसीजी। लेकिन अगर हम इसे एक्सपायरेशन पेज में लें तो R2R इंटरवल एज़ कम्पेयर टू द इंस्पायरेशन वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो हर इंसान में होती है और ये टोटली नॉर्मल है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर कोई पेशेंट है जिसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है बहुत अरसे से और जिसमें न्यूरोपैथी है, तो उसमें हार्ट रेट का जो फ्लक्चुएशन है वो नहीं होगी। और दूसरा जो ट्रांसप्लांटेड हार्ट है, ठीक है, हार्ट इज़ नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगी। ठीक है, now let's discuss the sinus tachycardia and sinus bradycardia. The sinus mean SA node, sinoatrial node, and tachycardia means the heart rate which is more than 100. साइनस टेकिकार्डिया को आप किस तरीके से रिकग्नाइज करेंगे, तो उसमें सबसे पहले जो आप देखेंगे तो जितने भी पी वेव्स है इसके जो शेप है वो सेम होंगे एंड एवरी पी वेव शुड बी फॉलोड बाय द QRS कम्प्लेक्स। ठीक है, देन इसके बाद जो चीज़ें है वो ये है कि इसकी जो रिदम है वो रेगुलर होगी। R2R अगर आप उसमें देखेंगे तो R2R जो है वो सेम बॉक्सेस को कवर कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप देख ले तो पी वेव जो है उसकी जो साइज़ है और उसकी जो लेंथ है वो सेम हो गई। जो हाइट है मोस्टली 2.5 मिलीमीटर तक होती है और जो डिस्टेंस है तो ये लेस देन 0.11 सेकेंड्स में होती है। नाउ अगर हम PR इंटरवल की बात करें तो उसमें जो डिस्टेंस है इट इज़ समवेयर बिटवीन 0.1 to
to 0.20, राइट। एंड देन अगर हम QRS की बात करें तो QRS का जो डिस्टेंस है ये 0.12 सेकेंड से कम होगा। तो अगर आप यहाँ पर देख ले तो जितने भी QRS कम्प्लेक्सेस है उससे पहले P वेव्स मौजूद है, सबका शेप जो है वो सेम है। तो अगर यहाँ से अगर आप हार्ट रेट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि R to R के बीच में कितने बॉक्सेस है, लाइक 2 बॉक्सेस है, और उसको आप डिवाइड करेंगे 300 से, सो इट इज़ समवेयर बिटवीन 150। तो यहाँ पर जो हार्ट रेट है वो 150 है, तो इसे हम कहते हैं साइनस टेकिकार्डिया। नाउ इट इज साइनस ब्रेडिकार्डिया ECG स्ट्रिप इन द लीड 2। तो उसमें क्या होगा कि उसमें पाज होगा। अब उसमें साइनस जो ऐसे नोड है वहाँ पर कुछ एक्टिविटी ऐसी हो रही है जिसकी वजह से जो हार्ट रेट है वो कम है, ठीक है। अब अगर साइनस टेकिकार्डिया के बारे में हम बात करें तो ये ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, फीवर या थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, या हाइपरथर्मिया, इस तरीके की कंडीशन में साइनस टेकिकार्डिया फिर प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर हम साइनस ब्रेडिकार्डिया के बारे में बात करें तो ये एथलीट में रीज़न यही है कि इसमें जो वेगल टोन है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। देन इसके बाद हाइपोथर्मिया, हाइपोथायराइडिज्म एंड आल्सो सच एज कोलेस्टेटिक जंडस, जिसमें जो बाइल है वो अराउंड ऐसे नोड जो है वो इकामुलेट हो जाते हैं और वो ऐसे नोड के का जो कंडक्शन है उसको कम करते हैं, उसकी जो फायरिंग या ऑटोमेटिसिटी है उसको कम करती है, ठीक है। Now in bradycardia, sinus bradycardia, the P wave are appearing less frequently. So there's a long pause when there is P waves in QRS. So the P wave are appearing less frequently. This is the main thing here, right? And also every wave followed by the QRS complex. And then there is another condition जिसे हम कहते हैं sinus tachybrady syndrome. इसे शिक साइनस सिंड्रोम भी कहते हैं, SICK, ठीक है। ये मोस्टली तब होता है जब आपका जो SA नोड है वो इंजर्ड हो, ठीक है, लाइक इस्कीमिया की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से वो इंजर्ड हो। तो कभी वो यूनिफॉर्म शेप में जो है वो साइनस टेकिकार्डिया कराता है और कभी वो साइनस ब्रेडिकार्डिया कराता है इन द सेम स्ट्रिप। तो इसे हम कहते हैं साइनस टेकीब्रेडी सिंड्रोम। यहाँ तक हमने साइनस एरिथमिया को कवर किया। अब हम आते हैं एट्रियल एरिथमिया और ACG पर, ठीक है। तो इसमें 3 जो है वो जो रिदम कॉमन है, ठीक है, एट्रियल टेकिकार्डिया, एट्रियल फ्लटर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन। नाउ in atrial tachycardia, the ECG usually show the P wave before every QRS complex. So the P waves are well defined, but their shape is different from normal sinus P wave because they come from like ectopic focus. Okay, so normal P wave are 2.5 millimeter in height and less than 0.11 seconds in duration. Here the main thing is their morphology, right? In some condition, you might see 3 P wave before every QRS complex. And there is not type of 1:1 atrial tachycardia. It suggests AV block during the atrial tachycardia. और इसमें जो हार्ट रेट होगा वो होगा समवेयर बिटवीन 125 to 250 बीट्स पर मिनट। अब दूसरा जो है वो है एट्रियल फ्लटर। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है एट्रियम में वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी एट्रियल फ्लटर में, और यहाँ पर स्पेशल टाइप के जो वेव होंगे जिसे हम P वेव यहाँ पर नहीं होंगे, F वेव होंगे जिसे हम फ्लटर कहते हैं, फ्लटर वेव, ठीक है। और इस वेव के बाद जो QRS कम्प्लेक्स होगा, QRST कम्प्लेक्स वो होगा, ठीक है। और अगेन साथ टूथ लाइक जो F वेव हो वो अफेयर होंगे स्ट्रिप में। नाउ एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में वहाँ पर जो है वो मल्टीपल एक्टोपिक पोकाई होंगे, ठीक है, जो कि एक ही टाइम पर जब वो फायर करेंगे, ठीक है, तो वो मुख्तलिफ वेक्टर बनाएंगे और हर वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो दूसरे से अलग होगा। सो व्हाट्स रियली हैपन हियर के जो ECG में अगर आप देख लें तो आपको कुछ फ्लक्चुएशंस नज़र आएगी, ठीक है, जो कि वेल डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो AV नोड के ज़रिए नीचे जाएगा, ठीक है, और वो QRST कम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो एट्रियल फिब्रिलेशन में कोई भी P वेव आपको नज़र नहीं आ रहा, इवन T वेव भी सही से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल द QRS कम्प्लेक्स जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हार्ट रेट होगा वो मोर देन 350 होगा। कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि जो एट्रियल फिब्रिलेशन है इसकी वजह से जो AV नोड है वो मुतासर ना हो और जो डेंजरस जो एरिथमिया है वो प्रोड्यूस ना हो। इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, एनडिजिटेल्स है, जो कि यूजुअली हार्ट फेलियर में यूज़ होते हैं। लेकिन कुछ हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो अच्छे हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको ये भी इल्म है कि इट आल्सो इंक्रीज द वेगल एक्टिविटी विच स्लोज डाउन द हार्ट रेट, तो उसमें ये यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर हम कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है, जो रिदम प्रॉब्लम है अराउंड द जंक्शन, अराउंड द AV नोडल एरिया। सो
जो एवी नोड है ये एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल विंडो है बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, और एट्रियल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से एट्रियल मैकेनिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो मैकेनिकल एक्टिविटी है वो यहाँ पर स्लो होती है। सो एट्रिया आर कंट्रैक्टिंग एंड पुशिंग द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, द करंट इज हेल्ड like for a while in AV node like 0.1 seconds in the AV node, right, which is specialized in slow conduction. अब ये जो पास है 0.1 सेकंड का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें आपके जो वेंट्रिकल्स है वो फिल हो जाते हैं ब्लड से, एंड देन जो कंडक्शन है वो बंडल ऑफ हिस के जरिए राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच परकंजी फाइबर, एंड देन जो आपके जो वेंट्रिकल्स है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और एक नॉर्मल जो एक साइकिल है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि जो एवी का नोड है, ठीक है, वो स्लो कंडक्टर क्यों है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसे स्लो बनाता है, और फिर जो इस स्लो कंडक्टर जो टिश्यू है उसको ज़्यादा स्लो बनाती है, कौन से ऐसे प्रॉब्लम है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो जो एवी नोडल सेल्स होते हैं तो ये साइज़ में स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से जो एवी कंडक्शन है वो स्लो होती है, ठीक है। इसमें जो गैप जंक्शंस होते हैं वो भी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर वेंट्रिकुलर और एट्रियल सेल्स और मायोकार्डियल सेल, राइट। इसकी जो डायमीटर है वो स्मॉलर होती है जिसकी वजह से कंडक्शन स्लो होती है, ठीक है। एंड द लास्ट वन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ द कैल्शियम डिपेंडेंट डीपोलराइजेशन, ठीक है। क्योंकि जो एस ए नोड है या ए वी नोड है तो उसमें जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं एट द -60 मिली वोल्ट. That is why the SA node and AV nodes depends on the calcium channel for the depolarization. As compared to the voltage gated sodium channel, the voltage gated calcium channel acts slow. Now here's the key point. When the cell has more electronegativity, so it attracts the cation fast as compared to the AV nodal cells, which is the less negative, right? Okay. ओके, जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया हार्ट ब्लॉक। अच्छा, जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया और हार्ट ब्लॉक से पहले अब आपको याद होगा कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में उसमें हमने वेव फॉर्म के बारे में बात की कि किस तरीके से जो एट्रिया है तो एवी ऐसे नोड है, ठीक है, वो फायर करता है और वो जो मल्टीपल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है थ्रू आउट द एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, उसमें जो सिग्नल है वो जाते हैं उसको डिपोलराइज करते हैं, और फिर उसमें एक जो वेक्टर होता है डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड वो एवी नोड के ज़रिए, ठीक है। अब चूँकि एवी नोड जो है वो स्लो कंडक्टर है जिसमें जो आपको यहाँ पर जो पास जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन नज़र आ रहा है वो एवी नोडल का जो डिले है जो पास है उसकी वजह से, और ये पी वेव जो ऐसे नोड जब फायर करते हैं और एट्रियल डिपोलराइजेशन होती है तो वहाँ पर पी वेव आ जाता है, ठीक है। अब फिर हमने बात की थी कि किस तरीके से जो सेप्टल डिपोलराइजेशन है वो होती है, और चूँकि सेप्टल डिपोलराइजेशन का जो वेक्टर है ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उससे दूर जा रहा होता है जिसकी वजह से डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होती है जिसे हम क्यू वेव कहते हैं। एंड देन अगेन जो बड़ा वेक्टर होता है जो कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कंबाइनली बनाते हैं, एंड उसका जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो पॉजिटिव जब पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगी, एंड अगेन उसमें हमने फिर डिस्कस किया था कि जो बेस होते हैं वेंट्रिकल्स के वो जब डिपोलराइज होते हैं क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसकी वजह से डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगी जिसे हम एस वेव कहते हैं। एंड जब सारे जो मायोकार्डियल सेल है वो डीपोलराइज हो जाएंगे तो वहाँ पर कुछ पास होगा जिसकी वजह से आपको यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रिक लाइन नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड देन अगेन जब सेल रिपोलराइजेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी तो वो अपेयर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टी वेव। नाउ इन द जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया द प्रॉब्लम इज द पी आर इंटरवल, और इस पी आर इंटरवल पर ही हम फोकस करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देखें सबसे पहले जो मैंने एज एन एग्जांपल एक सेल बनाया है एवी नोड है, ठीक है, ये जो रेड वाला है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है 0.1 सेकंड वो यहाँ पर पास होता है एंड देन क्यूआरएस कम्प्लेक्स, ठीक है। अगेन एंड अगेन यही चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही होती है। ना अगर आप दूसरे सेल पर कंसंट्रेट करें तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है लेकिन यहाँ पर जो पास है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, लाइक फॉर एग्जांपल 0.2 सेकेंड्स है जो कि होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, जो हम स्टेप में भी पढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। नाउ अगेन अगर आप ये तीसरे वाले को देखें जिसमें सबसे पहला जो सिग्नल है वो नॉर्मल है और दूसरा कम्प्लीटली गायब है और तीसरा भी नॉर्मल है, ठीक है, जिसे हम सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं जिसमें फर्दर 3 टाइप्स है, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। एंड थर्ड वाला जिसे हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, और या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं जिसमें जो एट्रिया है वो खुद जो है वो बीट कर रहा है, ठीक है, उसका जो पेस मेकर है वो ऐसे नोड है
और जो वेंट्रिकल्स है उसका पेसमेकर जो है वो SA नोड नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो सिग्नल है वो नीचे नहीं आ रहा है। नाउ अगर आप यहाँ पर कंसंट्रेट करें तो ये देखें यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में मैंने आपको बताया था कि जो पास है, जो PR सेगमेंट है, ठीक है, PR इंटरवल है, वो थोड़ा एलोंगेटेड हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली जो PR इंटरवल होता है तो वो 0.12 सेकेंड से लेकर 0.20 सेकेंड्स तक होता है, लेकिन यहाँ पर ये मोर देन 0.20 सेकेंड्स होता है और ये कंटिन्यूस होता है थ्रू आउट द स्ट्रिप। तो आप यहाँ से इसे डायग्नोस कर सकते हैं। नाउ द सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जहाँ पर 3 टाइप्स है, ठीक है। मोबेज 1। अब मोबेज 1 में क्या होता है कि पहला जो PQRST जो PR इंटरवल होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। दूसरा जो PR इंटरवल होता है तो वो जो पहले वाले है उससे थोड़ा लॉन्ग होता है। तीसरा वाला इससे भी लॉन्ग होता है एंड देन अगेन यहाँ पर एक टाइम आता है जहाँ पर जो QRS कम्प्लेक्स है वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मोबेज 1। मोबेज 2 में क्या है कि जो PR इंटरवल है वो तो ठीक है, ठीक है, थ्रू आउट द स्ट्रिप, लेकिन यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स गायब है, जिसे हम मोबेज 2 कहते हैं। फिर एक टाइप इसमें आता है जिसे हम कहते हैं 2:1। 2:1 का मतलब यही है कि जिसमें QRS कॉम्प्लेक्स गायब नहीं होता, बल्कि 2p वेव्स होते हैं बिफोर एवरी QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं 2:1। और थर्ड डिग्री में चूँकि वहाँ पर जो एट्रिया है वो खुद उसका अपना पेसमेकर है और वेंट्रिकल का अपना एक नॉर्मल पेसमेकर है, जो कि नियर द बंडल ऑफ जो है वो खुद हार्ट बनाता है फॉर द कंपनसेशन। तो एट्रिया बीट करता है समवेयर बिटवीन 80 and 100 एंड वेंट्रिकल बीट करता है समवेयर बिटवीन 40 and 45, जो कि अगर आप देख ले तो कम्प्लीटली जो है PQRS के जो कॉम्प्लेक्सेस है वो एक दूसरे को फॉलो नहीं करते, जिसे हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं। नाउ जंक्शनल टेकिकार्डिया। अच्छा, इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। तो देयर इज सम पाथवे इन द जंक्शन विच काजिंग द टेकिकार्डिया, राइट। सो लेट्स सपोज देयर इज अ 2 कनेक्शन, द वन इज द नेचुरल एंड द सेकंड वन इज पैथोलॉजिकल विच इज कॉल्ड द बंडल ऑफ केंट, ठीक है, बंडल ऑफ केंट। अब यहाँ पर आप कंसंट्रेट करें, यहाँ पर आप फोकस करें। एक तो है वो AV नोड है, ऐसे नोड फायर करता है, AV नोड के जरिए नीचे जाता है, बंडल ऑफ हिट, राइज बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, बंडल परकंजी फाइबर एंड देन जो नॉर्मल पाथवे है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही ऐसे नोड फायर करता है तो वो 2 जो है वो रास्तों पर जाता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। एक तो बंडल ऑफ केंट है और दूसरा जो है वो AV नोड है, ठीक है। अब नॉर्मली अगर आप देखें तो जो PR इंटरवल होता है, जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आता है PR सेगमेंट में, ठीक है, तो वो इस वजह से आता है क्योंकि AV नोड जो है वो स्लो कंडक्टर है। तो वो स्लो कंडक्टर है तो जिसके ज़रिए जो ECG की जो मशीन है वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो जो बंडल ऑफ केंट है, ठीक है, तो उसके ज़रिए कंडक्शन नीचे आ रही है जो कि ECG इसे डिटेक्ट करती है और ये यहाँ पर एज अ पैथोलॉजिकल वेव यहाँ पर शो होता है। तो वहाँ पर यहाँ पर जो P वेव के बाद R वेव है, जो Q वेव है वो गायब है और वो इस वजह से गायब है क्योंकि ECG की जो मशीन है इसे डिटेक्ट करती है। तो ये पैथोलॉजिकल एक वेव जिसे हम डेल्टा वेव कहते हैं ये यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन में होती है जिस पेशेंट में मतलब बंडल ऑफ केंट होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाती है इस पेशेंट में कि जब ये पेशेंट केपिन यूज़ करता है या पेशेंट स्ट्रेस लेता है या पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, जिसके ज़रिए ऐसे नोड स्टिमुलेट होता है और जो है वो बंडल ऑफ केंट के पास जो है वो एबनॉर्मल फोकस बन जाता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल रिदम था यहाँ पर जो हमने एक्सप्लेन किया उसे हम कहते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो जो एबनॉर्मल फोकस होता है वो क्या करता है कि ये जो करंट होता है, ठीक है, वो एंटर करता है बंडल ऑफ केंट में एंड इट गोज डाउन एंड इट आल्सो री एंटर बाय द AV नोड एंड व्हेन इट री एंटर इट फाइंड्स दैट दिस एरिया again is re-excitable out of refractory period and it start rotating in a circle. So it takes, for example, 0.4 seconds. So for the every 0.4 seconds it's thrown an impulse down, so the heart rate will be increased. So we call it as a junctional tachycardia, right? And then okay, वेंट्रिकल एरिथमिया समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो वेंट्रिकल एरिथमिया है ये होती क्यों है। तो ये बेसिकली होती है इरिटेबल फोकस की वजह से जो कि वेंट्रिकल्स में होते हैं। और ये जो इरिटेबल फोका या फोकस होते हैं, जो सेल्स होते हैं, तो ये सडनली जो है वो स्टार्ट करते हैं फायरिंग इन अ पैथोलॉजिकल वे। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाई सम सेल्स आर इरिटेबल,
ना अगर नॉर्मली हम देखें, हमने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी है एक्शन पोटेंशियल में वेंट्रिकल मायोकार्डियल के जो सेल है कि किस तरीके से एक सेल से दूसरे सेल में जो गैप जंक्शन है उसके ज़रिए सोडियम जो है वो क्या कहते हैं कि वो आ जाता है, ठीक है। और जब ये सोडियम सेल में आ जाते हैं तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पुश करते हैं टुवर्ड द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होती है। डिपोलराइजेशन करंट की वजह से जो है जो पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाता है, तो सेल जो है वापस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ जाता है। एंड देन अगेन जो कैल्शियम चैनल होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल वो ओपन हो जाता है, जो कि फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर कोई भी नेट जो है वो मूवमेंट नहीं हो रही होती, सिर्फ जो है वो आयन एक्सचेंज हो रहे होते हैं। एंड देन अगेन जहाँ पर क्या होता है कि जब भी ये पोटाशियम जो कैल्शियम के जो चैनल है वो बंद हो जाते हैं और जो पोटाशियम के चैनल है वो बहुत ही ज़्यादा जो पोटाशियम है वो बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, एंड देन रिपोलराइजेशन होती है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाई वेंट्रिकुलर एरिथमिया प्रोड्यूस इन द वेंट्रिकल। समटाइम दिस सेल बिकम सिक, इंजर्ड, डिफेक्टिव, जिसकी वजह से इट डेवलप इरिटेबिलिटी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मैं बता दूँ तो है इस्कीमिया। इस्कीमिया के क्या होता है कि नॉर्मली जो सोडियम चैनल है, ठीक है, एटीपेज, ठीक है, जो कि वॉल में होते हैं सेल में, तो ये क्या करते हैं कि ये एटीपी के ज़रिए जो भी केटाइन सेल में आते हैं जैसे कि सोडियम, ठीक है, और पोटाशियम, तो उसकी रेगुलेशन करता है। जब डिपोलराइजेशन हो जाती है तो ये सोडियम को बाहर निकाल देता है, एंड देन जो पोटाशियम इसको वापस सेल में भेज देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि लेट्स सपोज एक पेशेंट है जिसमें इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो कम है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जब कम होगी, इस हाइपोक्सिया होगा, तो उस वजह से जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो कम होगी। एटीपी की प्रोडक्शन कम होगी तो एटीपेज जो है, जो सोडियम और पोटाशियम को रेगुलेट करता है, जो सोडियम पोटाशियम चैनल्स है, ठीक है, तो वो काम जो पंप है वो काम करना छोड़ देगा, एंड दिस विल क्रिएट द प्रॉब्लम बिकॉज द गेन सोडियम ड्यूरिंग द depolarization will not go out and it will trapped into the cell, and the resting membrane potential will not remain much negative, so it will take it to the less negative, so this sodium will take the resting membrane potential toward the threshold potential and it will start fluctuating. Now the second problem is when the cell are physically injured by the ischemia, so their membrane become leaky and the calcium and sodium will comes in, and again the cation will load in the cell, so due to that reason the cell will touch the threshold potential and will fire pathologically. Now the third reason is when the person is excited or when the person is angry, तो वहाँ पर क्या होता है, एरिथमिया जो है इस पेशेंट में डेवलप हो सकते हैं जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के साथ होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन रिलीज होता है, तो वो क्या करते हैं, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है जो कि स्टिमुलेट करते हैं द एडिनाइल साइक्लेस, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में, एंड दिस विल स्टिमुलेट प्रोटीन काइनेज ए, and this will lead to the phosphorylation of some of the calcium channels, so the more calcium will come into the cell and again the same thing will happen here. Now let's understand this. मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एबनॉर्मल पोका है, ठीक है, एक्टोपिक पोका है वेंट्रिकल में, और क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप देखें तो ऐसे नोट फायर करते हैं, एवी नोट के जरिए नीचे जाते हैं, बंडल ऑफ हेस, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, एंड देन जो है वो डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, ओवरऑल। लेकिन यहाँ पर जो कि एक्टोपिक पोकाए है तो ऐसे नोट के ज़रिए ये भी फायर करता है, इसे नोट के अलावा ये भी फायर करता है एबनॉर्मल कंडक्शन पाथवे के ज़रिए। नॉर्मल अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रिप में देखें लाइक के फर्स्ट वाले, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली PQRST का जो कम्प्लेक्स है वो बन रहा है, लेकिन उसमें ये वेव आपको सडनली नज़र आया जो कि जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर ब्रीथ, ठीक है, एंड देन अगेन जो सेम जो नॉर्मल रिदम है वो शुरू हो गया। तो अगर ये कभी कभार होता है, अगर एक प्रॉब्लम प्रोड्यूस नहीं करा तो इट्स ओके, लेकिन अगर ये कंटिन्यूस होता है तो देन इट विल कन्वर्ट्स इनटू द वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड द हार्ट रेट हियर विल बी समवेयर बिटवीन 125 टू 250, और यहाँ पर जो है मल्टीपल पोकाई एक साथ वो फायर करते हैं, तो ये आपको जो स्ट्रिप है, जो रिदम स्ट्रिप है वहाँ पर इस तरीके से वो नज़र आएगा, ठीक है। एंड देन अगर आप बात करते हैं वेंट्रिकुलर फ्लटर के बारे में, तो वेंट्रिकुलर फ्लटर जो है वो कर्व टाइप के जो शेप्स होते हैं, ठीक है, जो वेव है इसके, और जो हार्ट रेट होता है यहाँ पर तो वो होता है बिटवीन 250 टू 350। अगर हार्ट रेट
350 से ज़्यादा होगा और मोस्टली जो है, जो अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बहुत ज़्यादा देर तक होगी, जिसकी वजह से सारा जो मायोकार्डियम है वो इस्केमिक हो जाएगा और जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो सेल है वो फायरिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सारे सेल में जो है इस्कीमिया की वजह से केटाइन जो है वो लोड हो जाएगा और जब वो फायर करेंगे तो उसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगी, जो कि जिसकी वजह से डेथ हो सकती है अगर टाइमली ट्रीट ना किया गया हो तो।